हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमीज वर्सेस डिस इकोनॉमीज एंड इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बताइए, ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं इसको कैटेगराइज करने के अंदर। तो मैंने आप सबकी कन्वीनियंस के लिए एक पूरा ट्री डायग्राम बना दिया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट इसको देख के तमाम टॉपिक को अंडरस्टैंड कर ले। और हम इसी टॉपिक के बेस के ऊपर आज का पूरा लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। जब भी हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन हम कॉमन या मेजर जो कैटेगरीज है उसको हम दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। स्केल ऑफ प्रोडक्शन को हम कह रहे हैं स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में फर्स्ट, सेकंड कह रहे हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये दोनों जो प्रोडक्शन के स्केल हैं, इसको हम बारी बारी इस स्लाइड में समझेंगे। इसके साथ साथ जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर और एक डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर। फिर जब हम इकोनॉमी से स्केल की बात करेंगे तो हमारे सामने दो फर्दर कैटेगरी आएंगी, क्योंकि एक इंटरनल इकोनॉमीज कहलाती है और एक एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहलाती है। इस ट्री डायग्राम की मदद से आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन है क्या। देखिए, स्केल से मुराद यहाँ पर किसी चीज की मेजरमेंट है, और किस चीज की मेजरमेंट है? प्रोडक्शन की मेजरमेंट। प्रोडक्शन की मेजरमेंट से क्या मुराद है? किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फर्म के अंदर या तो प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे होती है, यानी कि लार्ज प्रोडक्शन होती है, या फिर वो प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल लेवल पे यानी छोटे पैमाने पे होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन का स्केल है वो दो तरह के हैं, एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और ये बात हमने समझ ली थी, आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो उसमें हमने प्रोडक्शन को पढ़ा था। मेरे उस लेक्चर को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो उस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर, ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में अभी हम लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल पे डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने देखा भी स्लाइड में, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक स्मॉल स्केल एक लार्ज स्केल। जब हम स्मॉल स्केल की बात करते हैं या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोई भी फर्म एक महदूद पैमाने पे या स्मॉल लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करती है। उसका रीजन क्या होता है? दे हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, दे हैव द लेस इन्वेस्टमेंट, और इनके पास इतनी हैवी मशीनरी भी नहीं होती, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट लेस होती है, इन्वेस्टमेंट इनकी कम होती है, जिसकी वजह से ये हैवी मशीनरी या टेक्नोलॉजिकल जो इक्विपमेंट होते हैं वो बाय नहीं करते। तो इस तरह से इनका जो प्रोडक्शन का आउटपुट होता है वो भी स्मॉल होता है, देयरफॉर वी कॉल द स्मॉल लेवल प्रोडक्शन। तो इस तरह की फर्म जो है वो स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन करती हैं। अगर हम बात कर लें लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, तो बहुत सारी ऐसी फर्म्स जिनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, ये हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपने कैपिटल को इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो आउटपुट है डेफिनेटली वो भी बढ़ जाता है। और वो हैवी मशीनरी परचेज कर सकते हैं, हैवी मशीनरी यूज कर सकते हैं, और तमाम हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट की मदद से ये अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। तो ये एक कॉमन सा एक डिफरेंस था लार्ज स्केल प्रोडक्शन और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन था उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कंपनी कॉस्ट एडवांटेज ले रही है, कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करती है, अपनी प्रोडक्शन वॉल्यूम को बढ़ाती है, जिससे इससे क्या होता है, इसका यूनिट जो आउटपुट कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं जो उसका जो एवरेज कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, जिसका उसका बेनिफिट हासिल होता है, और वो लार्ज स्केल प्रोडक्टिविटी की तरफ मूव करती है, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर हम एग्जाम कार मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी रिड्यूस कॉस्ट करना चाहता है प्रोडक्ट की, तो क्या करेगा वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। जब वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, यानी नंबर ऑफ कार्स को वो इंक्रीज करेगा, तो इससे क्या होगा, इसकी जो फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री की पूरी जो कॉस्ट इंक्रीज की है उसने, उस पर स्प्रेड हो जाएगी, जिससे उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो कार की है वो कम हो जाएगी। जब पर यूनिट कॉस्ट कार की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो उसको ये कॉस्ट एडवांटेज मिल जाएगा, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगी, जिसकी वजह से उसको ये एडवांटेज मिल जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इसी तरह से दूसरी टाइप लिखी हुई है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो कि बिल्कुल इससे अपोजिट है। इसके अंदर कॉस्ट एडवांटेज के बजाय कॉस्ट का डिसएडवांटेज होता है। ये फर्म अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ाते जरूर है, लेकिन चूंकि ये इनकॉम्पिटेंसीज की वजह से, इनएफिशिएंट होने की वजह से,
हायर कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से, कॉस्ट हायर हो जाने की वजह से इनको वो कॉस्ट का एडवांटेज हासिल नहीं होता, जिसकी वजह से हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अकर्स व्हेन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही वो स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इनके जो एवरेज कॉस्ट है यूनिट की, वो कम होने के बजाय बढ़ जाती है। क्या वजह होती है, जैसे अभी बताया कि इनएफिशिएंसीज हैं, और फ्रॉम ग्रो टू लार्ज, कह सकते हैं कि वही मैन्युफैक्चरर जो गाड़ी बनाता है, कार बनाता है, अब वो अपनी व्हीकल्स की क्वांटिटी को बढ़ाता है, तो बढ़ाने से उसके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहा बिजनेस ऑपरेशंस को, उसके पास मल्टीपल प्लान्स नहीं है, इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट है। तो जिसकी वजह से सारे रीजंस मिलके उसकी जो कॉस्ट एडवांटेज बनने चाहिए थे, वो कॉस्ट डिसएडवांटेज बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये एक मैंने की डिफरेंसेस का एक चार्ट बनाया हुआ है, ताकि आपको और बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ जाए। ये की डिफरेंस बनाया है मैंने, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल वर्सेस डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को। आप ये सारे एस्पेक्ट देख सकते हैं कि क्या कॉजेज हैं, आउटकम्स की क्या रीजंस हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है। ये दोनों का डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसको एक नजर जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए। हम आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जो टाइप्स हैं उसको जान लेते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल की दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल इकोनॉमीज, एक है एक्सटर्नल इकोनॉमी। जब हम बात करते हैं इंटरनल इकोनॉमीज की, तो इसका मतलब होता है फर्म इटसेल्फ एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन। जो फर्म्स होती हैं वो अपने तौर पे अपने आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, ताकि उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के बेनिफिट हासिल कर सकें, यूनिट कॉस्ट कम कर सकें, कॉस्ट एडवांटेज हासिल कर सकें। कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपेंड करेगी, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करेगी, वो सारे बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं वो हासिल करेगी, तो वो इंटरनल इकोनॉमीज की कैटेगरी के अंदर आती है। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज की ऑल फर्म बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ देयर इंडस्ट्री एज होल, कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो एक्सपेंशन की तरफ चली जाती है, एक्सपेंड होती है। और इसका बेनिफिट हर हर जो इंडिविजुअल फर्म होती है जो इस इंडस्ट्री में शामिल होती है उसको मिल रहा होता है। लेट्स से कार मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं, अब अगर टेक्नोलॉजी या कोई लेटेस्ट चीज आ गई है, तो वो सारी की सारी कंपनीज इसको अडाप्ट करने शुरू कर देती हैं। तो उस अडाप्शन का जो बेनिफिट है उन तमाम कंपनीज को मिल रहा होता है। जबकि इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर इंटरनल वही एक इंडिविजुअल फर्म अंदरूनी तौर पे इंटरनली अपने आप को एक्सपेंड करने की या इंप्रूव करने की कोशिश करती है। अब हम जान लेते हैं इंटरनल इकोनॉमीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस तरह से ये बेनिफिट अचीव कर सकती है कोई भी फर्म इंटरनल इकोनॉमीज की मदद से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टेक्निकल इकोनॉमीज। तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज की जो बेनिफिट है वो कंपनी कैसे अचीव करती है, एफिशिएंट मशीनरी रिड्यूस कॉस्ट, के वो एफिशिएंट मशीनरी को यूज करे या एफिशिएंट लेबर मौजूद हो, जिससे उनकी यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए या कम से कम हो जाए। तो ये टेक्निकल इकोनॉमीज की मदद से इंटरनल इकोनॉमीज को अचीव किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है मैनेजरियल इकोनॉमीज, यानी कि जो मैनेजर्स हैं उस कंपनी उस फर्म के पास, वो स्पेशलाइज हों अपनी फील्ड्स के अंदर, ताकि वो एफिशिएंटली उस कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्टिवली रन कर सकें और यूनिट कॉस्ट को, अल्टीमेट यूनिट कॉस्ट को कम करें। तीसरा पॉइंट या तीसरा जो इसकी कैटेगरी है वो है फाइनेंशियल इकोनॉमीज। लार्जर फर्म गेट्स चीपर क्रेडिट। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनका जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली क्रेडिट पे चीजों को हासिल कर लेती हैं या बैंक से लोन हासिल कर लेती हैं, तो उनको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते। तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमीज के अंदर आता है। नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज की बात करें। बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो रिस्क को डाइवर्ट कर देती हैं या रिस्क को स्प्रेड कर देती हैं, तो इस तरह से उनका जो रिस्क फैक्टर है फर्म का वो मिनिमाइज हो जाता है। तो ये भी उनको एक एडवांटेज है। नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 पे लिखा है मार्केटिंग इकोनॉमीज। चूंकि दे हैव द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दे हैव द मोर फंड्स, इनके पास फाइनेंसिंग के लिए पैसा होता है, तो क्या है वो बल्क के अंदर परचेज कर लेते हैं, जिससे इसकी यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। और नंबर लास्ट पॉइंट लिखा है परचेजिंग इकोनॉमीज, डिस्काउंट फ्रॉम बाइंग इन बल्क। जब वो बल्क के अंदर बाय करते हैं तो वो डिस्काउंट भी अवेल कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो बेनिफिट हैं वो इंटरनल इकोनॉमीज किसी भी फर्म को मिल रहे होते हैं, और इससे वो इस बेनिफिट से वो इंटरनल इकोनॉमीज का जो स्केल है वो उसको अचीव कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज और किस तरह से इस एक्सटर्नल इकोनॉमी से फर्म जो है वो बेनिफिट को अचीव करती है।
नंबर वन है स्किल्ड लेबर, एक्सेस टू ट्रेन वर्कर्स, लाइक टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट। तो बड़ी फर्म जो होती हैं, बड़ी कंपनीज जो होती हैं, वो अपने वर्कर्स को ट्रेन करती हैं ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली और कॉम्पिटेंट होके अपनी परफॉर्मेंस दे सके, और उन परफॉर्मेंस का कंपनी को बेनिफिट हासिल होता है। नंबर सेकंड है सप्लायर नेटवर्क्स, नियर बाय स्पेशलाइज सप्लायर रिड्यूस कॉस्ट। वो बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और वो कोशिश करती हैं कि सप्लायर जो है उनको मिनिमम कॉस्ट के ऊपर चीज़ें प्रोवाइड करें। और नियर बाय स्पेशलाइज सप्लायर होगा तो फर्म की जो प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटीज। जो बड़ी फर्म्स होती हैं वो सीएसआर की बेस के ऊपर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस के ऊपर नियर बाय जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसको करती हैं, उसका फायदा उस फर्म को खुद से होता है, जिससे क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो जाती है, यूटिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं, लेबर की जो तमाम फैसिलिटीज है उनको मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बेस के ऊपर किसी भी फर्म को मिल रहे होते हैं। नंबर फोर पॉइंट हम पढ़ लेते हैं जो कि है नॉलेज स्पिल ओवर, शेयर्ड इनोवेशन बूस्ट एफिशिएंसी। इनोवेशंस, इनोवेटिव नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें, सलाहियत को इस्तेमाल किया जाता है, एफिशिएंसी, एफिशिएंट कॉम्पिटेंसी, ये सारी चीजें मिलके एक शेयर्ड वैल्यू के साथ जो है वो पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। और किसी इंडस्ट्री के अंदर जो चीज इनोवेशन आती है तो वो तमाम के तमाम फर्म्स के ऊपर उसका फायदा पड़ता है या उसका बेनिफिट मिलता है। जो तमाम जो फर्म होती हैं, इंडिविजुअल फर्म्स होती हैं, वो उसका बेनिफिट इंडस्ट्री से ले रही होती हैं। नंबर फाइव, इसका पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट सपोर्ट। डेफिनेटली जब इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आता है तो गवर्नमेंट भी टैक्स को ब्रेक कर देती है, बहुत सारी जगहों पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर देती है ताकि वो इंडस्ट्री उस फील्ड के अंदर आगे बढ़े। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब